हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों के सामने हम तहलका सीरीज सामान्य ज्ञान के लाए हैं, जिसमें से कि लगभग 150 प्रश्न होने की संभावना है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिए और इसमें साइंस के भी और जीके का भी क्वेश्चन, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल का, सभी टाइप के इसमें क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। इसमें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी हम समझाने का प्रयास किए हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये नंबर बढ़ाने वाला वीडियो है। इसलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में यानी तीनों ओर से घिरा हुआ था, ये धौलावीरा है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 ओर से घिरा हुआ है, धौलावीरा। अगर धौलावीरा की बात करें तो ये प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। और ये धौलावीरा अभी भारत का 40वां विश्व धरोहर की सूची में, यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में 40वां स्थल है। यूनेस्को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भारत का 40वां स्थान कौन सा है? धौलावीरा। और ये जो धौलावीरा है हड़प्पा सभ्यता का 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। इसके अलावा और भी ऑप्शन उसको देखते हैं। कालीबंगन, ये कालीबंगन से जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है। जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगन। कालीबंगन है कहाँ पर, किस राज्य के अंदर? तो कालीबंगन ध्यान रखेंगे राजस्थान के अंदर है। कहाँ पर? राजस्थान में। लोथल हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह और हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक राजधानी यानी वाणिज्यिक राजधानी लोथल ही था। लोथल भी गुजरात के अंदर ही है, ध्यान रखेंगे। लोथल किस राज्य के अंदर है? गुजरात के अंदर है। और हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक राजधानी और हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? लोथल। और इसी लोथल के अंदर अभी वर्तमान समय में समुद्री संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। भारत के किस जगह पर समुद्री संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? लोथल में। लोथल कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। चानूदड़ो के बारे में जानते हैं। चानूदड़ो जो है यहाँ से मनके बनाने का कारखाना का जानकारी मिला है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से मनके बनाने के कारखाने के प्रमाण मिले? ये चानूदड़ो से। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो गया वो धौलावीरा आंसर हो गया, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ध्यान रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। वहीं पर ध्यान रखें कांसा, ये जो कांसा बना है किन 2 धातुओं से मिलके बना है? तांबा प्लस टीन। Cu प्लस Sn से मिलके क्या बना है? तांबा। कांसा किससे मिला है? किससे बना है? तांबा से और टीन से। कांसा किन से बना है? तांबा और टीन से, Cu प्लस Sn से। और वहीं पर बात करें पीतल, पीतल जो बना है तांबा से और जस्ता से। पीतल किससे बना है? तांबा से, जस्ता से। इनके लिए हम लोग एक ट्रिक याद रखेंगे, पिताजी। पिताजी देखिए ये पी से हो गया पीतल, किससे किससे बना है? तांबा से और जस्ता से। ता से हो गया तांबा, जी से हो गया जस्ता, ध्यान रखेंगे पिताजी। पीतल किससे किससे मिलके बना है? तांबा से और जस्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी जो थे वो कितने थे? 10, 11, 8 और 1 भी नहीं। तो ये सही आंसर हो जाएगा 1 भी नहीं। मूल संविधान में जिस समय हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, यानी कि ये जो पूछा जा रहा है 26 नवंबर 1949 का संविधान, इस समय 26 नवंबर में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 1 भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी को जो जोड़ा गया ये 42वां संविधान संशोधन 1976 को। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। किस समिति के सिफारिश पे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। अगर अनुच्छेद की बात करें, किस अनुच्छेद के अंदर इसको जोड़ा गया? तो 51A में जोड़ा गया है। किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? 51(1) में। और कितना फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था? 10। और कितना जोड़ा गया था? 10 जोड़ा गया था। और अभी वर्तमान समय में कितना हो गया है?
11वां जो फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 को अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। ये है शिक्षा से संबंधित। शिक्षा से, किससे संबंधित है? शिक्षा से, ध्यान रखेंगे। 11वां मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 से। अनुच्छेद की बात करें, किस अनुच्छेद के अंदर है? 21A के है अंदर है, 21A में अंदर है। और अगर हम लोग बात करते हैं मौलिक कर्तव्य जो है किस देश से लिया गया, तो ये रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? यूएसए से। मौलिक अधिकार कहाँ से? यूएसए से। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? एक भी नहीं थे, एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। अगर ये 8 है, इसको ध्यान रखेंगे, ये 8 जो था मूल संविधान में सूची था, अनुसूची। अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8। प्रेजेंट टाइम में जो है अनुसूची कितने हो गए हैं? 12। ये भी बताएंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ध्यान से पढ़िए, इसमें भारतीय जुड़ा हुआ है ना। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो सरोजनी नायडू हो जाएगा आंसर इसका। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू ही भारत में प्रथम महिला राज्यपाल बनी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की। सरोजनी नायडू का जन्म दिवस जो हम लोग मनाते हैं 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। किस रूप में? राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। किनका जन्म दिवस? सरोजनी नायडू का। और अगर हम लोग बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये भी जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये जो मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। यहाँ पर एक ऑप्शन है, देख लेते हैं इसको। एनी बेसेंट, ये आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष है। आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष। और इस क्वेश्चन में भारतीय जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। ये आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। इन्होंने 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कोलकाता अधिवेशन। एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। आयरलैंड, ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग, आयरलैंड की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मृतकों का जो टीला, ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। देखिए यहाँ एक ऑप्शन हड़प्पा। हड़प्पा का अगर खोज की बात करें, इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, हड़प्पा का खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। हड़प्पा का खोज 1921 में किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा की बात करें, ये हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक स्थल अगर भारत में पूछा जाए तो गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया भारत में सर्वाधिक स्थल कहाँ पर है? गुजरात में। ये मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो का जो खोज किया गया 1922 में किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी। किस नदी के किनारे है? नदी सिंधु नदी है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। ध्यान रखेंगे। यहाँ पर यह भी पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी। हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी। हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी जो है वह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? समान सिविल संहिता
ध्यान रखेंगे समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 44 में है। ध्यान रखेंगे समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44। ये भी ध्यान रखेंगे कि समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का एकमात्र राज्य, लागू करने वाला भारत का एकमात्र राज्य, भारत का एकमात्र राज्य ये है गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा। भारत में सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? गोवा है, गोवा। ध्यान रखेंगे समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 44। यहाँ पर एक ऑप्शन है, देख रहे हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अंदर जो अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता भी बोला जाता है कभी कभी अनुच्छेद 17 के अंदर। अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत का संबंधित है, ग्राम पंचायत से संबंधित है। ग्राम पंचायत का प्रावधान जो है, ग्राम पंचायत का प्रावधान अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 79 को देखते हैं हम लोग, एक शब्द याद रखेंगे सरला, सरला। तो 100 से हो गया संसद, 100 से हो गया संसद अनुच्छेद 79। रो से हो जाएगा राज्यसभा, रो से हो जाएगा राज्यसभा अनुच्छेद 80। एल से हो जाएगा लॉ से हो जाएगा लोकसभा अनुच्छेद 81। तो ये भी ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 79 का संबंध किससे? संसद से। सरला 100 से हो जाएगा संसद अनुच्छेद 79, रो से हो जाएगा राज्यसभा अनुच्छेद 80, लॉ से हो जाएगा लोकसभा अनुच्छेद 81। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल लेड-स्टीनर ने किसकी खोज की है? कार्ल लेड-स्टीनर ने किसकी खोज है? कार्ल लेड-स्टीनर ने जो खोज किया वो रक्त समूह का। कार्ल लेड-स्टीनर ने किसका खोज किया? रक्त समूह, ब्लड ग्रुप का। और रक्त समूह का अगर बात करें हम लोग तो ए बी ओ ए बी ये सभी क्या है? ब्लड ग्रुप के प्रकार। इतने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। अगर वहीं पर बात करें सर्वदाता यानी कि सभी को कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी को दे सकते हैं? वो ओ निगेटिव है। कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? तो ओ निगेटिव। कौन सा रक्त समूह जो सर्वग्राही सभी का हम लोग ले सकते हैं? वो ए बी पॉजिटिव है। वहीं पर बात करें ब्लड जो है, खून क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड का अगर पीएच मान का बात करें, पीएच मान का तो 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ये पीएच का जो खोज किया है सोरेंस ने, ये भी ध्यान रखेंगे। पीएच स्केल का खोज किसने किया है? सोरेंस ने। पीएच स्केल का खोज किसने किया है? सोरेंस ने। पीएच स्केल का खोज किसने किया है? सोरेंस ने। जीवित कोशिका, जीवित कोशिका का खोज करने के बात करें तो हम लोग ल्यूवेनहॉक ने किया है। किसने किया है? ल्यूवेनहॉक ने। जीवित कोशिका का खोज किसने किया है? ल्यूवेनहॉक ने। यहाँ पर रक्त परिसंचरण तंत्र, इसका जो खोज किया इसने जो किया है विलियम हार्वे ने। ध्यान रखेंगे विलियम हार्वे ने जो खोज किया रक्त परिसंचरण तंत्र का। आनुवंशिका का जो नियम दिया है, आनुवंशिका का नियम मेंडल ने दिया है। किसने दिया है? मेंडल ने, गेगरी मेंडल ने। ध्यान रखेंगे आनुवंशिकता का नियम किसने दिया? गेगरी मेंडल ने। जीवित कोशिका का खोज किया है ल्यूवेनहॉक ने। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया है विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख कहाँ पर किया गया? सत्यमेव जयते ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। और ये शब्द का उल्लेख कहाँ पर से किया गया है? तो ध्यान रखेंगे ये मुंडकोपनिषद से किया गया है। कहाँ से किया गया है? मुंडकोपनिषद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि या को ही मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथि कहिए या मिश्रित ग्रंथि कहिए, इसको अग्नाशय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अग्नाशय को। ध्यान रखेंगे अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि या अंतःस्रावी या फिर मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। किसको? अग्नाशय को। वहीं पर बात करें हम लोग पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। एड्रिनल ग्रंथि को लड़ो या हार्मोन ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। एड्रिनल ग्रंथि को लड़ो या भागो ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है।
थायराइड ग्रंथि ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है? वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो वेदों में जो झेलम नदी को वितस्ता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वितस्ता। ध्यान रखेंगे, वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है? वितस्ता। यहाँ पर एक शब्द है वेद। अगर वेदों की बात करें तो वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4। वेदों की संख्या कितना है? 4। वेदांग की बात करें, वेदांग 6 है, ध्यान रखेंगे। पुराणों की संख्या ध्यान रखेंगे, पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की संख्या कितना? 18। वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है? वितस्ता। वहीं पर अस्कनी जो है, अस्कनी का क्या नाम है? अस्कनी किस नदी का नाम है? ये चेनाब नदी का नाम है। अस्कनी किस नदी का नाम है? चेनाब। रावी जो है, रावी का प्राचीन नाम है पुरुषनी। और इस वेदों में अघन्या किसको कहा गया? गाय को। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुमिलित को पहचानिए। असुमिलित मतलब इनमें से कौन सा कथन गलत है? केनिया की राजधानी नैरोबी, ये तो सही है। केनिया की राजधानी कहाँ पर है? नैरोबी, ये तो सही है। और इसी नैरोबी के अंदर यूनाइटेड नेशनल UNEP, ध्यान रखेंगे, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम की बैठक हुआ था 5 जून 1972 को। 5 जून 1972 को, इसलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पहली बार ये जो मनाया गया था 1974 में। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 1974 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नैरोबी के अंदर, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? नैरोबी के अंदर। नैरोबी केन्या की राजधानी है। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट है इसी में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। इसको आगे बताएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का बैठक जो हुआ था स्टॉकहोम में, कब? 1972 में, ये भी सही है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ पर है? कोपेनहेगन, ये भी सही है। तंजानिया की जो राजधानी है वो रबात नहीं है। तंजानिया की राजधानी रबात नहीं है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। असुमिलित कौन सा? यही तंजानिया असुमिलित है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन विशाख दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक का रचना किया गया? विशाख दत्त के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है वो मुद्राक्षस लिखा गया है। विशाख दत्त के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है? मुद्राक्षस। यहाँ पर इंडिका है। इंडिका के लेखक जो है मेगास्थनीज है। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। ध्यान रखेंगे, इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। और ये जो मेगास्थनीज है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे। मृच्छकटिकम के जो लेखक है शूद्रक है। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। विशाख दत्त के द्वारा मुद्राक्षस लिखा गया। कादम्बरी जो है वान भट्ट के द्वारा लिखा गया। किन के द्वारा? वान भट्ट। कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया? वान भट्ट। और ये वान भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। हर्षवर्धन, ध्यान रखेंगे, हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे वान भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मचक्र प्रवर्तन संबंध है। धर्मचक्र प्रवर्तन है, ये गौतम बुद्ध ने पहला जो उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश, ध्यान रखेंगे, प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे? सारनाथ में। प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे? सारनाथ में। और इसी प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से। गौतम बुद्ध
का अगर जन्म की बात करें 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, ये लुम्बिनी कपिलवस्तु के अंदर यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और बौद्ध धर्म में जन्म को बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। लुम्बिनी में जन्म हुआ था, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे? निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब प्रथम उपदेश जो दिया कहाँ पर दिया? सारनाथ में। और इसे ही कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। कुशीनगर में गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ। अब बौद्ध धर्म में से मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। ध्यान रखेंगे, महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की घटना कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। और गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या कहलाता है? सारनाथ में प्रथम उपदेश। अगर वहीं पर बात करें सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। कहाँ पर? श्रावस्ती। कौशल देश की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती। सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ पर दिया? श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? पहले जैन तीर्थंकर, तो पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव थे। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और इसे ही माना जाता है जैन धर्म के संस्थापक। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। ये पार्श्वनाथ जो थे ये 23वें तीर्थंकर थे। कम्मे तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर थे। और पहले तो तीर्थंकर ऋषभदेव, और ये महावीर स्वामी जो थे ये 24वें वो अंतिम तीर्थंकर हुए। 24वें वो अंतिम तीर्थंकर। और इसे महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को। और जैन धर्म के अगर संस्थापक बात किया जाए तो ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है? ब्लैक पेगोडा उड़ीसा में, ये तो सही है। ब्लैक पेगोडा यानी इसी को बोलते हैं कोणार्क मंदिर। ये कहाँ पर है कोणार्क मंदिर? ये ओडिशा में है कोणार्क मंदिर। इसी का दूसरा नाम ब्लैक पेगोडा। अगर इनका बात करें जाए इसको किसने बनाया है, तो गंग वंश का शासक हुआ करते थे। गंग वंश का शासक नरसिंह देव प्रथम ने। किसने बनवाया है? नरसिंह देव प्रथम। कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में एक क्वेश्चन हम लोग और जानेंगे कि भारत का पहला मंदिर है जो सौर ऊर्जा पर संचालित है। सौर ऊर्जा पर संचालित कौन सा मंदिर? कोणार्क सूर्य मंदिर। सौर ऊर्जा पर संचालित है कौन सा मंदिर? कोणार्क सूर्य मंदिर। किसने बनवाया? गंग वंश के शासक ने, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया है। तो ये तो सही हो गया। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में है। इसी का दूसरा नाम एलोरा भी है। एलोरा कैलाश मंदिर कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। और इसको जो बनवाया है राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया। किस वंश ने बनवाया? ध्यान रखेंगे ये भी, राष्ट्रकूट वंश ने। राष्ट्रकूट वंश के शासक थे कृष्ण प्रथम। उसी ने इस मंदिर कैलाश मंदिर का निर्माण कराया है महाराष्ट्र में। तीसरा है सबरीमाला मंदिर। ये जो सबरीमाला मंदिर है ये केरल कर्नाटक के अंदर नहीं है। ये कहाँ पर है? केरल के अंदर है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? केरल के अंदर है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सबरीमाला मंदिर लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। लॉर्ड अयप्पा, ध्यान रखेंगे किस देवता को समर्पित है? लॉर्ड अयप्पा। यहीं पर एक मेला लगता है जिसको मकर विलक्कू त्यौहार कहते हैं। मकर विलक्कू त्यौहार।
मकरविलक्कू, मकरविलक्कू त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? सबरीमाला मंदिर में। सबरीमाला मंदिर केरल के अंदर है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है, कर्नाटक के हम्पी में है। कहाँ पर है? कर्नाटक के हम्पी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। विजयनगर की बात किया जाए तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का ने किया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिवेद में कौन सा शामिल नहीं है? त्रिवेद, त्रिवेद में 3 वेद है, कौन सा वेद शामिल इसमें नहीं है? त्रिवेद में अथर्ववेद जो है शामिल नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर एक ऑप्शन है ऋग्वेद, इसके बारे में बात करें, ये तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सामवेद संगीत का वेद है। ये भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद। अथर्ववेद के बारे में तंत्र मंत्र जादू टोना, ये जादू टोना ये वाला वेद जो है कौन सा वेद? अथर्ववेद। तंत्र मंत्र ध्यान रखेंगे, तंत्र मंत्र जादू टोना वाला वेद कौन सा? अथर्ववेद। यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद वाला वेद है। गद्य एवं पद वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में हुआ है? निम्न में से किस मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में हुआ है? तो ध्यान रखेंगे ये खजुराहो का मंदिर पंचायतन शैली में निर्माण हुआ है। खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है? छतरपुर मध्य प्रदेश में है। और खजुराहो मंदिर का अगर निर्माण की बात किया चंदेल शासकों ने कराया है। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया? चंदेल शासकों ने। है कहाँ पर? मध्य प्रदेश के छतरपुर में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरई तमिलनाडु के अंदर है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरई में, तमिलनाडु। कामाख्या मंदिर ये असम के गुवाहाटी में है। असम के गुवाहाटी, ध्यान रखेंगे। यहीं पर एक मेला लगता है जिसका नाम है अम्बुबाची का मेला। अम्बुबाची का मेला, ध्यान रखेंगे। दिलवाड़ा मंदिर जो है ये माउंट आबू राजस्थान में है। माउंट आबू राजस्थान में। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाई दरवाज़ा दिल्ली में किस शासक के द्वारा बनाया गया? अलाई दरवाज़ा का निर्माण कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में। किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया। ध्यान रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और कुछ खास जान लेते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक, इसी को गुलाम वंश को ही बोलते हैं दास वंश भी। दास वंश कहिए या फिर गुलाम वंश कहिए। इसकी स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया गया। अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला जो शासक है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए इसको कहा जाता है लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, लाखों का दान देने वाला। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यानी इसमें हुआ क्या था कि अगर कोई व्यक्ति बाजार में कम माप का प्रयोग करता है तो जितना कम मापेगा उनके शरीर से उतना मांस काट लिया जाएगा। ये लागू करने वाला कौन सा शासक था? कुतुबुद्दीन ऐबक। बाजार नियंत्रण प्रणाली। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया था इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसको पूरा करवाया इसका इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर, ध्यान रखेंगे। कुतुब मीनार भी कहाँ पर है? दिल्ली में। इसका निर्माण कार्य शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसको पूरा किया इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलंद दरवाजे का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया? बुलंद दरवाजा का निर्माण 1602 में कराया गया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण कब? 1602 में। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर कराया गया बुलंद दरवाजे का निर्माण? फतेहपुर सीकरी में। किसने कराया था? ध्यान रखेंगे, अकबर ने कराया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण 1602 में किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। गुजरात विजय की खुशी में इन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था।
अकबर का जो शासनकाल है 1556 से 1605 तक सबसे लंबा शासनकाल रहा अकबर का। यहीं पर देख लेते हैं हुमायूं का जो मकबरा है, हुमायूं के मकबरा को पूर्व का ताजमहल के नाम से जानते हैं। हुमायूं के मकबरा को पूर्व का ताजमहल के नाम से जानते हैं। ये किस शैली से निर्मित है? 4 बाग शैली से इसको बनाया गया है। हुमायूं के मकबरा को 4 बाग शैली से बनाया गया। हुमायूं का मकबरा है कहाँ पर? दिल्ली में। हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो गुलबदन बेगम के द्वारा करवाया गया है। हुमायूं का मकबरा पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। किस शैली में निर्मित है? 4 बाग शैली में निर्मित है। कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। किसने निर्माण करवाया? गुलबदन बेगम ने कराया। नेक्स्ट इसी में देख लेते हैं जहांगीर। चित्रकला, मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसके शासनकाल को? जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल। वहीं पर शाहजहां का जो शासनकाल है वो वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में कौन से मंडल में है? गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो बात करते हैं वहीं पर कुल मंडलों की संख्या, यानी कि ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10। कुल मंडलों की संख्या कितना था? 10। उसी के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र भगवान सूर्य को समर्पित है। गायत्री मंत्र के लेखक की बात करें तो विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के लेखक कौन है? विश्वामित्र। वहीं पर बात करेंगे हम लोग ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? G7 का सदस्य नहीं है तो इनके लिए हम लोग याद रखेंगे GF को जूस पिलाओ। GF को जूस पिलाओ। देखिए ये जो G है, G से जर्मनी हो गया, F से फ्रांस हो गया, J से जापान हो गया, U से USA हो गया, I से इटली हो गया। ध्यान रखेंगे I से क्या हो गया? इटली। C से कनाडा हो गया, E से इंग्लैंड हो गया। इस तरह से G7 में के 7 देश कौन कौन से? GF को जूस पिलाओ। GF को जूस पिलाओ। G फॉर जर्मनी, F फॉर फ्रांस, J फॉर जापान, U फॉर USA, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा, E फॉर इंग्लैंड। G7 का कौन सा देश सदस्य नहीं? अब देखते हैं ऑप्शन में USA तो है, जर्मनी भी है, इंग्लैंड है। इनमें से कौन सा नहीं है? भारत नहीं है। यानी भारत G7 का सदस्य नहीं है। वहीं पर बात करते 2021 में G7 का जो बैठक हुआ वो कॉर्नवाल इंग्लैंड में हुआ है। 2021 में G7 का बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? कॉर्नवाल में, और इंग्लैंड ही। कॉर्नवाल कहाँ पर? इंग्लैंड के अंदर। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल। इसमें 4-5 बात हम लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहला बात है बंगाल का प्रथम गवर्नर अगर पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। देखिए अब गवर्नर के साथ यहाँ एक शब्द जुट गया जनरल। ध्यान रखेंगे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। अब बंगाल का नहीं बल्कि ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम वायसराय। अब गवर्नर जनरल के स्थान पे क्या आ गया? वायसराय। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन इसमें क्या है पढ़ते हैं एक बार। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? यानी बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और 1905 में जो बंगाल का विभाजन करने वाले वायसराय थे उनका नाम है लॉर्ड कर्जन। इन्होंने ही बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। इन्हीं बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 में कोलकाता के टाउन हॉल में, ध्यान रखेंगे,
कोलकाता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं को जलाकर होली मनाया गया था और उस दिन बंग भंग आंदोलन किया गया था। बंग भंग आंदोलन, इसी का दूसरा नाम है स्वदेशी आंदोलन। और इसी का एक और नाम है जिसको हम लोग जानते हैं बहिष्कार आंदोलन के नाम से, बहिष्कार आंदोलन। ये तीनों आंदोलन एक ही आंदोलन है। कहाँ से शुरू किया गया था? कोलकाता के टाउन हॉल में। किसके विरोध में? बंगाल विभाजन के विरोध में। 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त को भारत में मनाया जाता है हथकरघा दिवस। क्या मनाया जाता है? हथकरघा दिवस। ध्यान रखेंगे, हथकरघा दिवस। 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? हथकरघा दिवस। 7 अगस्त को एक और दिवस मनाया जाता है भाला फेंक दिवस। भाला फेंक दिवस। इसी दिन 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक खेल में स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक में, इसीलिए स्वर्ण पदक जीता था, इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। तो 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं को जलाकर होली मनाया गया और स्वदेशी वस्तु को अपनाया। तो इसको किस आंदोलन के नाम से जानते हैं? बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन किया गया था बंग भंग आंदोलन। इसी का दूसरा नाम है स्वदेशी आंदोलन। इसी का एक और नाम है बहिष्कार आंदोलन। ये तीनों एक ही आंदोलन है। और कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ये लागू होने वाला था बंगाल विभाजन जो 16 अक्टूबर 1905 को लागू होने वाला था, इसलिए 16 अक्टूबर को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बंगाल के अंदर रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था और बंगाल विभाजन का विरोध किया गया था। तो बंगाल के अंदर रक्षाबंधन दिवस कब मनाया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसमें क्या हुआ था? हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हाथ पे राखी बांधकर बंगाल विभाजन के विरोध किया था। ये कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोगों को बताएं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा आरंभ की गई? अस्थाई बंदोबस्त, इसी को बोलते हैं जमींदारी प्रथा भी। इसी को क्या बोलते हैं? जमींदारी प्रथा। ये 1793 ईस्वी में, कब? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जमींदारी प्रथा या अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। वहीं पर बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था मुनरो और रीड के द्वारा शुरू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुनरो और रीड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्रभाव आगे की तरफ होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वो एक दिशीय होता है, एक दिशा में होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वो एक दिशा में होता है, इसीलिए इसको एक दिशीय प्रभाव। हाँ, इसमें कितने परसेंट आगे की होता है? 10%। कितना प्रतिशत प्रभाव आगे की ओर होता है? 10%। यह जो नियम दिया है लिंडेमान ने नियम दिया है। यह नियम किसने दिया है? लिंडेमान। ध्यान रखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है जिसमें 10% प्रभाव आगे की ओर होता है। यह नियम किसने दिया? लिंडेमान ने। इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? आगे की ओर तरफ रहता है वो 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई? इसको चारों ऑप्शन को समझते हैं। 7 अगस्त 1905, ये तभी हम लोग पढ़ें। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी कहिए, बंग भंग आंदोलन कहिए, बंग भंग आंदोलन कहिए या बहिष्कार आंदोलन कहिए, तीनों एक ही बात है। ये कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। किस घटना के विरोध में? बंगाल विभाजन के विरोध में। 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था?
1920 में। बंद कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद। काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 में। लखनऊ के काकोरी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रेन में जो है कि कुछ सामान जैसे कि ये राइफल, बंदूक, विस्फोटक ऐसे पदार्थों को असफाउल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मल, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सभी के नेतृत्व में इनको लूट लिया गया, जिसको काकोरी ट्रेन डकैती कहा जाता है। ये घटना कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। नेक्स्ट है 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। इसकी जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? हंटर समिति का। हंटर समिति की जांच का आदेश दिया था, हंटर समिति, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? सबसे पहले ये जानते हैं बक्सर का युद्ध हुआ कब था? 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। बक्सर कहाँ पर है? बिहार के अंदर। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने किया था? हेक्टर मुनरो। और इसी बक्सर युद्ध के बाद यहाँ पर गवर्नर बन के आया था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ये भी क्वेश्चन कई बार आया कि बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ किस संधि के द्वारा? इलाहाबाद की संधि, ध्यान रखेंगे। इलाहाबाद की संधि के तहत बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ। इलाहाबाद की संधि 1765 में। और उधर अंग्रेज की ओर से किसने नेतृत्व कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? महात्मा ज्योतिबा फुले, इसके द्वारा जो पुस्तक रचित है वो गुलामगिरी है। कौन सी पुस्तक है? गुलामगिरी। ध्यान रखेंगे, ज्योतिबा फुले के द्वारा जो पुस्तक रचित है वो गुलामगिरी। अगर बात करें डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 के INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1929 में। और इसी में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। इन्हीं के बाद 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे पहली बार झंडा फहराया गया और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। दूसरा ऑप्शन है गीता रहस्य। अगर इसका बात करें गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। गीता रहस्य पुस्तक किसके लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय उपद्रव का जनक किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने। ये भी ध्यान रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय उपद्रव का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। वहीं पर एक ऑप्शन है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना किया है दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया है? दयानंद सरस्वती, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसमें गुलामगिरी तो बता दिए, ज्योतिबा फुले द्वारा रचित एक पुस्तक है गुलामगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। साइमन कमीशन का गठन। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में। अब भारत आगमन हुआ था, साइमन भारत आया था। साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। भारत आया। इसी साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की लाठी से उनका देहांत हो गया था। लाला लाजपत राय, ध्यान रखेंगे, लाला लाजपत राय। इन्हीं ने नारा दिया था साइमन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। 1931 में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। और 1932 में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता। इस पूना समझौता में पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ाने का
लक्ष्य रखा गया था। इन्हीं के पूना समझौता के बाद महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कराया था। हरिजन पत्रिका का पूना समझौता के बाद, पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में। किसके किसके बीच? गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। ये यरवदा जेल में हुआ था, ध्यान रखेंगे, यरवदा जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, यानी विषाणु द्वारा नहीं होता है? तो विषाणु जनित वाला जो रोग है उसके लिए हम लोग एक ट्रिक याद रखेंगे, रचना हमें पानी दो जरा, रचना हमें पानी दो जरा। देखिए यहाँ पर जो RA है, इस RA के लिए रेबीज शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी रेबीज जो है ये विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। CH से जो है वो हो जाएगा चेचक, ध्यान रखिएगा, इसी का दूसरा नाम है चिकन पॉक्स भी, चेचक। CH से क्या आ जाएगा? चेचक। देखिए HM से हो जाएगा हेपेटाइटिस, S से क्या हो गया? H से हेपेटाइटिस। E से क्या आ जाएगा? इबोला वायरस, इबोला वायरस। पानी, पानी से क्या आ जाएगा यहाँ पर? पोलियो, ध्यान रखेंगे, पानी से क्या आ जाएगा? पोलियो। D से हो जाएगा डेंगू, D से क्या होगा? डेंगू। जरा से हो जाएगा जीका वायरस। तो ये सभी जो रोग है ये विषाणु से होने वाला रोग, कौन कौन? रेबीज, चेचक, हेपेटाइटिस, इबोला, पोलियो, डेंगू और जीका वायरस। इनमें से हम लोग मिलाते हैं। रेबीज तो विषाणु से होता है, चेचक भी विषाणु से, डेंगू भी विषाणु से। इस तरह से इसमें जो टिटनस बच्चा ये विषाणु से नहीं होता, ये जीवाणु से होता है। ये किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। जीवाणु का भी आगे हम लोग ट्रिक सीख लेंगे। वैसे अगर ध्यान रखना है तो आप लोग रख लीजिए, पंडित का टिक न्यू है, ये जीवाणु से होने वाला रोग है। पंडित का टिक न्यू है, ये ध्यान रख लेंगे, पंडित का टिक न्यू है। इसमें सभी जितने भी जीवाणु से रोग हैं वो सभी आ जाएंगे, आप लोग घर में कर लीजिएगा इतना काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? लखनऊ अधिवेशन, ये INC की बात किया जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? ध्यान रखेंगे, इसकी जो अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार। और इस अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस का जो गरम दल है, गरम दल और नरम दल, नरम दल, ये दोनों एक हो गए थे। गरम दल और नरम दल का जो मिलन हुआ था वो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। और वहीं पर बात करें, एक ऑप्शन है यहाँ पर रास बिहारी बोस, इन्होंने 1907 का सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता, इसमें क्या हुआ था? गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया था। कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गया था, एक तरफ थे गरम दल, दूसरे तरफ थे नरम दल। इस दोनों का जो मिलन हुआ 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में। और 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। और इसको 1907 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सूरत फूट हुआ था, इसकी अध्यक्षता किए थे रास बिहारी बोस के द्वारा। यहीं पर एक ऑप्शन है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। बेलगांव, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकमात्र अधिवेशन किया था वो बेलगांव में 1924 में। व्योमेश चंद्र बनर्जी, ध्यान रखेंगे, पहली बार जो अधिवेशन हुआ था 1885 में, वो भी कहाँ पर? मुंबई में। उसकी अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। तो यहाँ पर पूरा डिटेल से हम समझा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्या देवी भंडारी किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति है? विद्या देवी भंडारी किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति? ये नेपाल की है। कहाँ की है? नेपाल। नेपाल की बात करें, नेपाल की राजधानी कहाँ पर है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहाँ पर है? काठमांडू। और इसी काठमांडू में दक्षेश या फिर सार्क का हेडक्वार्टर है। सार्क का स्थापना हुआ था 1885 में। सार्क में कौन कौन सा देश शामिल? तो याद रखेंगे, PNB से बीमा कराओ, बीमा, PNB से बीमा कराओ, ये सार्क के देशों का समूह है। PNB से बीमा कराओ। देखिए, P से हो जाएगा पाकिस्तान, N से हो जाएगा नेपाल, B से हो जाएगा भूटान, E से हो जाएगा श्रीलंका, और ये B से हो जाएगा बांग्लादेश, I से हो जाएगा
इंडिया, एम से हो जाएगा म्यांमार और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। इसमें सबसे लेटेस्ट देश जो है वो अफगानिस्तान है। कभी कभी एग्जाम में पूछा गया सार्क में कितने देश सदस्य हैं, तो 8 देश सदस्य हैं। कितने देश सदस्य हैं? 8 देश। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यांमार से कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता? म्यांमार से कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है? तो ध्यान रखेंगे म्यांमार से जो राज्य सीमा बनाता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये चारों राज्य सीमा बनाता है। इसके अलावे जो राज्य बचा वो सीमा नहीं बनाता है। इसमें देखिए एक ऑप्शन है असम। असम जो है म्यांमार राज्य से सीमा नहीं बनाता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मरुस्थल पश्चिम एशिया में स्थित है? निम्न में से कौन सा मरुस्थल पश्चिम एशिया में स्थित है? ये रब उल खाली मरुस्थल। रब उल खाली मरुस्थल जो है ये पश्चिम एशिया में स्थित है। रब उल खाली मरुस्थल कहाँ पर है? सऊदी अरब के अंदर है। कहाँ पर है? सऊदी अरब में। गोबी मरुस्थल जो है चीन और मंगोलिया में है। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? चीन और मंगोलिया में। टकला मकान मरुस्थल चीन में है। चीन की बात करें, चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की राजधानी कहाँ पर है? बीजिंग। अगर चीन की व्यापारिक राजधानी संघाई है, ध्यान रखिएगा, चीन की जो व्यापारिक राजधानी है वो कहाँ पर है? संघाई। चीन की बीजिंग है। चीन का जो मुद्रा है रेमेनबी, नई मुद्रा है रेमेनबी, ध्यान रखेंगे। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्जेंटीना में जो घास का मैदान है उसको पंपास के नाम से जानते हैं। पंपास घास का मैदान कहाँ पर है? अर्जेंटीना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ। कब? 1992 में। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पर हुआ है? रियो डी जेनेरियो। और रियो डी जेनेरियो जो है ये ब्राज़ील के अंदर है। कहाँ पर है? ब्राज़ील के अंदर। वहीं पर बात करें 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन, इसमें क्या हुआ था? पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए बैठक की गई थी। पहला सस्टेनेबल गोल के लिए बैठक जो किया गया था वो कहाँ पर? स्टॉकहोम में किया गया था। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी, ध्यान रखेंगे। 1982 की बात करें तो 1982 में भारत में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में वर्तमान समय में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान समय भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8। पहले 7 हुआ करता था, जो कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 भाग, एक तो जम्मू कश्मीर दूसरा लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में जो बांटा 31 अक्टूबर 2019 को, तो 7 पहले था और 2 अब हो गए, तो 7 2 9 हो गया। अब फिर क्या किया गया? 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन को, नगर हवेली और दमन को दोनों को मिला के एक ही यूटी कर दिया गया। इस तरह से अब ये दोनों मिल गया तो एक ही हो गया, तो 9 में 1 गया तो कितना बचा? 8। इस तरह से ध्यान रखेंगे। वर्तमान समय में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? भारत का जो मानक समय रेखा वो कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ध्यान रखेंगे राज्य, ये क्या पूछा है? राज्य। इसके लिए एक हम लोग ट्रिक याद रखेंगे। मानक समय के लिए एक ट्रिक याद रखेंगे, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। ये बात भी बिल्कुल सही है, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। ध्यान रखेंगे आंधी में छाता किधर उड़ा? ऊपर उड़ा। तो देखिए आंधी से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, में से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छाता से हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऊपर से हो जाएगा यूपी और उड़ा से हो जाएगा उड़ीसा। ध्यान रखेंगे आंधी में छाता ऊपर उड़ा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, इन सभी राज्यों से होके भारत का जो मानक समय वो गुजरता है। यहाँ क्या पूछा है? नहीं गुजरता है। अब देख लीजिए तेलंगाना इसमें नहीं आया, तो इसलिए तेलंगाना से नहीं गुजरेगा। वहीं पर बात करें भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर,
भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। कहाँ पर से? इलाहाबाद के नैनी से। इसके जगह, इस नैनी के जगह कभी कभी मिर्ज़ापुर भी ऑप्शन आएगा, ध्यान रखिएगा। मिर्ज़ापुर कहाँ से गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मिर्ज़ापुर इलाहाबाद के नैनी से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीआई टैग का संबंध गोवा से नहीं है? सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं जीआई टैग, तो जियोग्राफिकल इंडिकेटर ये जो दिया जाता है, ये अधिनियम है 1999 का। जियोग्राफिकल इंडिकेटर यानी जीआई टैग जो है, ये अधिनियम कब का है? 1999 का। कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। वहीं पर बात करें भारत का पहला जीआई टैग, ये दार्जिलिंग की चाय है। भारत का पहला जीआई टैग कौन सी है? दार्जिलिंग की चाय। वहीं पर बात करें शाही लीची जो है, ये बिहार का है। शाही लीची जो है किस राज्य का जीआई टैग है? बिहार का। तेजपुर लीची असम का है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि गोवा से नहीं है, इस तरह से शाही लीची तो बिहार का है, गोवा का तो ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन संरक्षण दिवस ये ध्यान रखेंगे 16 सितंबर 1987 को। 16 सितंबर 1987 ईस्वी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कहाँ पर हुआ था? कनाडा के अंदर हुआ था। कहाँ पर? कनाडा के अंदर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था ओजोन संरक्षण के लिए हुआ था, ओजोन परत की संरक्षण के लिए। ओजोन परत की संरक्षण के लिए, ओजोन परत की संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कब? 16 सितंबर 1987 को। इसलिए ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। वहीं पर 22 मार्च की बात करें तो विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च। 22 अप्रैल की बात किया जाए, पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। 22 मई जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस 22 मई। अगर बात किया जाए ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में, ध्यान रखेंगे, समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों की मुद्रा नहीं है। ब्रिक्स BRICS। अगर ब्रिक्स की बात किया जाए, स्थापना 2009 में हुआ और इसमें सबसे बाद में जो हाल ही में जुड़ा हुआ है नवीनतम देश 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा हुआ है। देखिए, बी से हो जाएगा ब्राज़ील। बी से कौन सा देश हो जाएगा? ब्राज़ील। आर से हो जाएगा रूस। आई से हो जाएगा इंडिया। सी से हो जाएगा चीन। एस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो ब्राज़ील का जो मुद्रा है वो रियाल है। ब्राज़ील का जो करेंसी है वो क्या है? रियाल। आर से रूस। रूस का जो करेंसी है वो रूबल है। इंडिया का जो करेंसी है वो रुपया है। और सी फॉर चाइना। चाइना का जो करेंसी युआन कहिए या रेमनबी कहिए, ये दोनों किस देश का है? चीन का। साउथ अफ्रीका का जो हो जाएगा करेंसी वो रेंड। ये सभी ब्रिक्स देशों की मुद्रा है। इनके अलावे जो भी बचा ये बोलीवर, ये इस ब्रिक्स देशों की मुद्रा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये नाइट्रेट की अधिकता से होती है। किससे? नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अगर वहीं पर बात करें कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? इटाई। मरकरी की अधिकता से मिनी माता रोग होता है। मरकरी की अधिकता से क्या होता है? मिनी माता रोग यानी पारा, ध्यान रखेंगे। फ्लोराइड की अधिकता से होता है दांत खराब, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। वर्मी कल्चर का संबंध है। वर्मी कल्चर का जो संबंध है ध्यान रखेंगे। वर्मी कल्चर का जो संबंध है, वर्मी कल्चर का जो संबंध है केचुआ के अध्ययन से। केचुआ के अध्ययन से वर्मी कल्चर है, ध्यान रखें। केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। किसान का मित्र कहा जाता है केचुआ को। अंगूर का बात करें तो विटी कल्चर।
विटीकल्चर, ध्यान रखेंगे। अंगूर का जो अध्ययन उसको विटीकल्चर के नाम से भी। रेशम कीट पालन जो है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन जो है वो सेरीकल्चर है। मधुमक्खी पालन जो है वो एपीकल्चर है, ध्यान रखेंगे, एपीकल्चर। इस तरह से हम लोग आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। वर्मी कल्चर का संबंध है केचुआ उत्पादन से, केचुआ के संबंध से। केचुआ का जो अध्ययन है उसको वर्मी कल्चर के नाम से जानते हैं। केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। अंगूर का जो उत्पादन है उसको विटीकल्चर। रेशम कीट का जो पालन है सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन है उसको एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? प्रस्तावना में, सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में जानते हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा या कुंजी कहा जाता है। किसको? प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना जो है ये बात करते हैं 13 दिसंबर 1946 को J.L. नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्तुत किया गया, उद्देशिका प्रस्तुत किया गया। यही उद्देशिका बाद में चल के प्रस्तावना बना। बाद में चल के क्या बना? प्रस्तावना। बाद में चल के यही उद्देशिका क्या बना? प्रस्तावना। बात करते हैं अब ऑप्शन पे। प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? सबसे पहले जानते हैं ये पहला संविधान संशोधन ये हुआ था 1951 में, 1951 में। और इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया और ये संबंधित है भूमि सुधार से। ध्यान रखेंगे ये किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। भूमि सुधार से संबंधित है 1951 का जो पहला संविधान संशोधन हुआ जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, भूमि सुधार। 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A इसमें शिक्षा संबंधित 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और 1 जुलाई 2017 को GST लागू किया गया। ध्यान रखें, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया था। 101 संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017 को। इस तरह से प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था। 3 शब्द क्या क्या जोड़ा गया था वो भी हम बता रहे हैं। सबसे पहला शब्द जो जोड़ा गया था वो समाजवाद। क्या जोड़ा गया था? समाजवाद। दूसरा शब्द जो जोड़ा गया था अखंडता, अखंडता। और तीसरा शब्द जो जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। भारत के प्रस्तावना में अभी तक एक बार ही संशोधन किया गया, वो भी कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसमें कि 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। इसी के साथ ये वीडियो मेरा कंप्लीट हो गया। इसमें जितना भी क्वेश्चन पढ़ाएं बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, क्या परेशानी हुआ। अगर अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और हम आप लोगों को बेहतर इससे वीडियो देने का प्रयास करेंगे, ताकि आने वाला कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसका आप तैयारी करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूरी संभावना है कि क्वेश्चन आएगा ही। इसलिए हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।